हाय गाइस, वेलकम टू वृंदा एंड माधव। तो आज हम लोग करने वाले हैं रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट चैप्टर स्टार्ट। तो बेसिकली हम लोग आज जियो स्टार्ट करने जा रहे हैं। एंड आज मैं एनसीईआरटी से ही पढ़ाऊँगी L1 L2 L3 बाय लेक्चर्स। जो टॉपिक आते रहेंगे एनसीईआरटी में उसको हम एनसीईआरटी से ही पढ़ेंगे, बट इन प्रेजेंटेशन फॉर्म, क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जो हम नहीं समझ पाते हैं बाय जस्ट एनसीईआरटी। सो उन चीज़ों को मैं डालना चाहती थी। तो मैंने सोचा क्या क्यों ना एनसीईआरटी को भी डाला जाए और सबको भी डाला जाए। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट से। हम लोग जियो से स्टार्ट कर रहे हैं। यार ये सही है प्रेजेंटेशन, आई स्वेयर। ठीक है, पीडीएफ से तो बेस्ट ही है। तो हम लोग जियो से स्टार्ट कर रहे हैं। और जियो मुझे बहुत बेकार लगती है, लिटरली बहुत बेकार लगती है। लेकिन ये चैप्टर इज़ वेरी ईजी, इट्स लाइक वेरी ईजी गोइंग चैप्टर। सो अपना खुद का एक्सपीरियंस ही शेयर कर रही हूँ मैं। पहले जियो का फर्स्ट चैप्टर करें, उसके बाद हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर करें। तो मैं आप लोगों को थोड़ा शेड्यूल बता देती हूँ कि हम लोग L1 L2 L3 L4 ऐसे करके जितने भी टॉपिक्स हैं टॉपिक वाइज एनसीईआरटी से एक बार कवर करेंगे। जैसे आप देख लो, मैंने यहाँ पे एनसीईआरटी डाल रखी है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एनसीईआरटी डाल रखी है और आप देख सकते हो हम एनसीईआरटी, क्योंकि एनसीईआरटी इज़ द बेस। मेरे बोर्ड एग्जाम्स खत्म हुए और तुम मेरे से पूछो, मेरे 3 सेट्स थे, मैंने तीनों सेट के क्वेश्चन देखे। मेरे सेट 1 आया था, मैंने तीनों सेट के देखे हैं और तीनों सेट में एनसीईआरटी से ही आ रखे। एनसीईआरटी से बाहर कुछ नहीं आ रखा। तो एसएसटी में एनसीईआरटी इज़ मोर देन इनफ। बट स्टिल अगर कोई क्वेश्चन मुझे इंपॉर्टेंट लगता है तो मेरे साथ में ओसवाल की बुक है। मैं जब लोगों को वो क्वेश्चन बता दूंगी। और अगर मुझे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लग रहा है कि वो प्रीवियस ईयर बोर्ड में आ रखा है तो उसका एक अलग से सेशन ले लूँगी। हर एक चैप्टर का प्रीवियस ईयर बोर्ड क्वेश्चंस का एक अलग से सेशन होगा, पक्का प्रॉमिस। और जैसे एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा उसका एक पूरे प्रेजेंटेशन जो कि मैं शुभम पाठक से चुराऊँगी क्योंकि मैं आप बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है मुझे खुद की प्रेजेंटेशंस बनाने में। ठीक है, तो मैं आपको बता देती हूँ, आप शुभम पाठक मैम से भी पढ़ सकते हो, शुभम पाठक। और मैंने पूरी की पूरी अपनी जो एसएसटी है, मैंने पूरा साल अपनी एसएसटी शुभम मैम से पढ़ी है एंड शी इज़ अ ब्रिलियंट टीचर। ओके, एंड चलो शुरू करते हैं रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। तो ओके, तो सबसे पहले लो वेदांतु का मैसेज भी आ गया। ओके, कैन यू आइडेंटिफाई एंड नेम वेरियस आइटम। देखो जो ये एक्टिविटीज़ जो लिखी होती है ना आपके उसमें, यार ये हट नहीं रहा, कोई जो एक्टिविटीज़ लिखी होती है ना, जैसे कैन यू आइडेंटिफाई एंड नेम वेरियस आइटम्स यूज्ड इन मेकिंग लाइफ कंफर्टेबल, ये एक्टिविटीज़ भी इंपॉर्टेंट है। मैं ऐसा इसलिए नहीं कह रही क्योंकि मेरे पेपर में आई, मेरे किसी भी पेपर में कोई भी तरीके की एक्टिविटी नहीं आ रखी थी। सोर्सेज आ रखे थे, दैट्स करेक्ट, ये सोर्स हिस्ट्री के जो थे वो आ रखे थे। बट एक्टिविटीज़ इसलिए ज़रूरी क्योंकि इस बार क्या था कि एक चैप्टर है हमारे जियो में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ नाम का, तो उस चैप्टर में से 2-3 एक्टिविटीज़ कट कर रखी थी। सो मुझे लगा मे बी एक्टिविटीज़ इंपॉर्टेंट हों, लेकिन एक्टिविटीज़ से इतने ऐसे कुछ क्वेश्चन आ नहीं रखे थे। बट स्टिल हम एक बार देख लेते हैं कि हमें इस एक्टिविटी में दे रखा है कि हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हमारी लाइफ को कंफर्टेबल बनाने में यूज़ होती है, हमें उनको आइडेंटिफाई करना है और देखने के वो कौन कौन सी चीज़ें हैं। और हमें उन मटेरियल को लिखना है कि किस चीज़ से बने। मान लो एक कपड़ा है, ठीक है, कपड़ा किस चीज़ से बना है। मान लो मैंने कॉटन का डाल रखा, तो एक कॉटन का कपड़ा कॉटन से बना। ठीक है, मैंने चश्मा पहन रखा है दूर क्यों जाते, मैंने चश्मा पहन रखा है, तो चश्मा लेंस से बना है। लेंस किससे बना है? केमिकल से बना है। केमिकल किससे बना है? रॉक से आया है। तो वो पूरा प्रोसेस है। ठीक है, तो इन चीज़ों को बनाने के लिए फ्रेम है, इसमें मेटल लगा हुआ है। मेटल कहाँ से आया है? ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ें कहीं ना कहीं कोरिलेटेड है रिसोर्सेज से। तो जो भी चीज़, ये डेफिनेशन मैं आपको बता रही हूँ, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। मतलब स्टार लगा लो इस पर, 2 3 4 5 6 जितने लगाने लगा लो। हम बचपन से पढ़ते हैं रिसोर्स वो चीज़ें जो हमारे नेचर में अवेलेबल है। नहीं, रिसोर्स अब हम इसमें 3 चीज़ें ऐड करेंगे जो हमारी डेफिनेशन को बहुत इंपॉर्टेंट बनाती है। वो 3 चीज़ें, ठीक है, एवरीथिंग अवेलेबल इन एनवायरनमेंट। सबसे पहले कि वो चीज़ हमारे एनवायरनमेंट में अवेलेबल है। ठीक है, जो भी चीज़ हमारे एनवायरनमेंट में अवेलेबल है जिसको हम अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सबसे अब मैं सबसे इम्पॉर्टेंट मार्क कर रही हूँ, तो देख लो, टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, कि हमारे पास टेक्नोलॉजी उसको एक्सेस करने की। ओके, इकोनॉमिकली फिजिबल, कि अगर हम उसको एक्सट्रैक्ट करने में मान लो 10 करोड़ रुपए लगा रहे हो, लेकिन हमारे पास जो सामान निकला वो 10 रुपये का निकला, तो इट्स नॉट इकोनॉमिकली फिजिबल, राइट। तो वो चीज़ इकोनॉमिकली फिजिबल भी होनी चाहिए और कल्चरली एक्सेप्टेबल,
कि वो चीज़ हमारा कल्चर, हमारे आसपास की सोसाइटी भी एक्सेप्ट करे, ठीक है। मान लो, चलो मैं तीनों के एग्जांपल देती हूँ। सबसे पहले हमारे एनवायरनमेंट में अवेलेबल होना चाहिए 5 कंडीशंस में से जो मैंने ब्लू कलर से करी है ना, सबसे 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 इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो मान लो कि हाइड्रोजन, ये आपका एक्चुअली जो एग्जाम्पल है ना, ये आपका एग्जाम्पल आएगा आगे, जब हम आगे पढ़ेंगे तो ये एग्जाम्पल आएगा। और मैं जितना भी है ना चैप्टर अभी, क्योंकि आपका सीबीएसई ने सिलेबस रिलीज़ नहीं किया है, तो मैं बस पढ़ा रही हूँ, ठीक है। पूरा चैप्टर ही पढ़ा रही हूँ मैं। जितने भी टॉपिक्स मेरे टाइम पे डिलीटेड थे, पिछले साल डिलीटेड थे 2022 वाले सेशन में, मैं वो वाले टॉपिक्स भी ले रही हूँ, ठीक है। तो हाँ, सबसे पहले वो हमारे एनवायरनमेंट में अवेलेबल होना चाहिए। कॉटन है, कॉटन एनवायरनमेंट में अवेलेबल है, इसलिए हम कॉटन डाल रहे हैं। अगर कॉटन नहीं होता तो हम क्या डालते, हम जूट डालते, सिल्क डालते, कुछ और डालते, लेकिन कॉटन नहीं डालते। तो कॉटन रिसोर्स, ये कपड़ा, ये जो मैंने टॉप डाल रखे है, रिसोर्स तब बना जब ये जो कॉटन है एनवायरनमेंट में अवेलेबल थी, ठीक है। हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए यूज़ हो। अगर मैंने बहुत सारा कपड़ा बना दिया लेकिन किसी की नीड को सेटिस्फाई नहीं कर, मैंने क्यों बनाया कपड़ा, ठीक है। लोगों को पहनने के लिए तो कपड़ा चाहिए होता है ना। अगर लोग ही नहीं पहनेंगे कपड़े को तो कपड़े की क्या वैल्यू रहेगी, उस कॉटन की क्या वैल्यू रहेगी, ठीक है। तो वो चीज़ हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए होनी चाहिए। अब आता है मेन पॉइंट, टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल। हम साइंस में पढ़ते ये चीज़ तो पता होगी कि H2O होता है, पानी 2 गैसेस से बना है, हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से। O2 और H2 मिलके H2O बनाते हैं। साइंस में इतना तो हमें सबको पता ही है। अब अगर हम लोग H2O का बड़े स्केल पे इलेक्ट्रोलाइसिस कर दें तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसेस अलग अलग हो जाएंगी। कैथोड एनोड पढ़ोगे आप लोग केमिस्ट्री में, ठीक है, 10th क्लास में ही पढ़ोगी, डोंट वरी। बट मैं नहीं पढ़ाऊँगी, सॉरी, मैं सिर्फ ऐसे पढ़ाऊँगी। तो H2 और O2 जो हाइड्रोजन गैस है, इट इज़ अ वेरी गुड सोर्स ऑफ एनर्जी। लेकिन हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं है कि हम इतनी सारी जो हाइड्रोजन है, इतनी सारी हाइड्रोजन को बड़े स्केल पे, मतलब छोटे स्केल पे हम लेबोरेटरी में कर सकती हैं, कैथोड एनोड करके ड्राई सेल्स वगैरह डाल के हम कर सकते हैं छोटे स्केल पे लेबोरेटरी में, लेकिन बड़े स्केल पे हम नहीं कर सकते। अगर हम कर सकते तो H2 जो है बहुत अच्छा रिसोर्स बन जाता। तो H2 क्यों रिसोर्स नहीं बन पाया, क्योंकि टेक्नोलॉजी है हमारे पास उसका एक्सेस करने की, ठीक है। एक और एग्जांपल दे टेक्नोलॉजी का, यार हर चीज़ क्लियर होनी चाहिए। पानी है, 97% वाटर ओशन वाटर होती है जिसमें सॉल्ट होते हैं। कभी सोचे कि हम लोग सॉल्ट को इवेपोरेट करके उससे नमक बना दें, नमक भी आ जाएगा और पानी खारा भी नहीं रहेगा और पानी हम पी भी सकते हैं। बट ऐसा नहीं कर पाते क्योंकि पानी के अंदर बहुत ज़्यादा वाइडली डिफ्यूज्ड, आई कैन से, एक सेकेंड मैं तो इसको थोड़ा सा इरेज कर दूँ ये वाले एग्जाम्पल को, ताकि मैं उस वाले एग्जाम्पल को समझा सकूँ, ठीक है। हाँ, तो जो हमारा पानी है ना, पानी के अंदर मैं कहूँगी वाइडली डिफ्यूज हमारे पास चीज़ें होती हैं, बहुत सारे सॉल्ट्स होते हैं, जैसे मैग्नीशियम, NaCl, सोडियम क्लोराइड, इनको तो हम लोग इवेपोरेट वगैरह करके निकाल लेते हैं। लेकिन बहुत से सॉल्ट्स ऐसे जो हमारी इतनी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के हैं, जैसे मैग्नीशियम, जैसे कि कैल्शियम, सारा कुछ सी वाटर में होता है, लेकिन हम उसको नहीं निकाल पाते क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है कि इतने वाइडली डिफ्यूज सॉल्ट को हम निकाल सके। अगर हम उसको निकाल सकते तो ये पानी हम पीने के लिए भी यूज़ कर सकते थे, घर के कामों के लिए भी यूज़ कर सकते थे, प्लस में सॉल्ट आ जाता, हमारी केमिकल इंडस्ट्रीज़, फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज़ भी बूम करती। तो ये सारा कुछ था टेक्नोलॉजी का। तो ये टेक्नोलॉजी का आई होप आप लोगों को समझ में आ गया हो। अब आते हैं नेक्स्ट, इकोनॉमिकली फिजिबल पे। मैंने वही चीज़ बताई, मान लो डायमंड है, आपको पता चल गया कि ना इस पर्टिकुलर एरिया पे ना डायमंड मिलेगा, तो आपने बड़े पैसे लगाए, आपने मान लो 1 लाख रुपए लगाया, 1 लाख पैसे लगते नहीं, इससे ज़्यादा ही लगता है, मान लो आपने 1 लाख रुपए लगवाए वहाँ पे इंडस्ट्री लगवाने के लिए, वहाँ पे एक लाख नहीं यार, 1 लाख तो बहुत ज़्यादा ही कम हो जाएगा, 10 करोड़ आपने लगवाए, आपने 10 करोड़ रुपए लगवाए वहाँ पे इंडस्ट्री लगाने के लिए, वहाँ पे माइनिंग साइट बनवाने के लिए ताकि हम डायमंड को निकाल सके। आपने निकाला, बहुत लेबर लगवाई, बहुत सारा कुछ का, आपको टोटल नेट अमाउंट जो था, आपको जो टोटल खर्चा था 10 करोड़ रुपए का आ गया। लेकिन जब आपको पता चला कि डायमंड कितना निकला है, डायमंड निकला है 1 लाख रुपए का, मतलब जो 10 करोड़ और 1 लाख, कितना ज़्यादा फ़र्क है भाई, इतनी जीरोस का फ़र्क है। ये तो कितनी जीरोस का, एक तीन जीरोस का फ़र्क है इस चीज़ में, ठीक है, 3 जीरो से एक, मतलब 1 लाख भी मैं नहीं कहूँगी। तो इकोनॉमिकली फिजिबल है ना, आपने इतना सारा पैसा लगाया, आपने 10 करोड़ रुपए लगाया, आपका 1 लाख रुपए का ही डायमंड आया, तो इट्स नॉट इकोनॉमिकली फिजिबल, ठीक है।
उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आते हैं कल्चरली एक्सेप्टेबल, कि आपका कल्चर उस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। अब मान लो अगर पुराने ज़माने में, बहुत पुराने ज़माने की बात करते, पुराने ज़माने में अगर हम लोग प्लैटिनम बनाते, प्लैटिनम लोग डालते नहीं डालते, क्योंकि लोगों को प्लैटिनम का वो ही नहीं था। लेकिन आज लोग प्लैटिनम डाल लेंगे, क्योंकि आज जो हमारे कल्चर है उसने प्लैटिनम का एज ए ज्वेलरी एक्सेप्ट कर लिया है। प्लैटिनम की बहुत, आई लव प्लैटिनम की ज्वेलरी, ठीक है। तो मुझे गोल्ड और सिल्वर की ज्वेलरी अच्छी लगती है, मुझे प्लैटिनम की बहुत अच्छी लगती है। तो लोगों का माइंडसेट चेंज हो रहा है, तो वो चीज़ कल्चरली एक्सेप्टेबल भी होनी चाहिए, कि आपका कल्चर भी उसको एक्सेप्ट करे, तभी वो चीज़ रिसोर्स बन सकती है, ठीक है। तो अब क्या हम निष्कर्ष पे पहुँचे कि जो भी चीज़ हमारे एनवायरनमेंट में अवेलेबल है, जिससे हम लोग अपनी नीड्स को सेटिस्फाई कर सकें, सबसे पहला कि हमारे पास उसके लिए टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा, हमारे पास मतलब वो इकोनॉमिकली हम लोगों को वायबल होना चाहिए, इकोनॉमिकली फीजिबल होना चाहिए। और तीसरा, हमारा कल्चर उसे एक्सेप्ट करे। ये तीनों अगर चीज़ें हैं, ये तीनों पहलू हैं सिक्के के, तभी दो पहलू होते हैं, बट स्टिल अगर ये तीनों चीज़ें हैं तभी वो चीज़ बन सकती है एक रिसोर्स। और ये जो डेफिनेशन रिसोर्स की इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर 1 मार्क क्वेश्चन। अब ये चीज़ क्या है, ये पिक्चर क्या है, ये मैं आपको अभी बताऊँगी, ठीक है। बट इससे जो क्वेश्चन आ सकता था मैंने अभी आपको वो बता दिया। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो जो प्रोसेस है, अगर हम लोग किसी भी चीज़ को जो हमारे में एनवायरनमेंट में अवेलेबल है, कोई भी चीज़ है, अगर हम उसको ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं किसी दूसरी प्रोडक्ट में, मान लो मैंने वही बताया कॉटन है, कॉटन को मैं इस टॉप में ट्रांसफॉर्म कर रही हूँ, तो इसमें नेचर इंटरेक्ट करे, क्योंकि हमने नेचर से निकाला है, हमने टेक्नोलॉजी लगाई है, हमने बहुत सारे स्पिंडल्स लगाए, हम लोगों ने मशीन्स लगवाई कपड़ा बुनने के लिए, वीविंग करने के लिए हमने मशीन्स लगवाई, ये डिज़ाइन बनाने के लिए हम लोगों ने मशीन्स लगाई। तो टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशंस, हमने फैक्ट्रीज लगवाई इनके लिए, हमने इनको बेचने के लिए दुकानें लगवाई, हमने इनके लिए एडवर्टीजमेंट करवाई, ठीक है। तो ये सारी के साथ जो प्रोसेस है, इसमें एक इंटरेक्टिव रिलेशनशिप होता है, और यही रिलेशनशिप इस पिक्चर में दिखा रखा है कि फिजिकल एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजी और ह्यूमन बींग्स से टेक्नोलॉजी, इंस्टीट्यूशंस और फिजिकल एनवायरनमेंट से या फिर नेचर से जब ह्यूमन बींग्स इंटरैक्ट करते हैं, तभी एक जो चीज़ है वो रिसोर्स बन पाती है, ठीक है। ह्यूमन बींग्स गए, फिजिकल एनवायरनमेंट से लेकर आए, टेक्नोलॉजी से उन्होंने इंटरैक्ट करवाया, टेक्नोलॉजी से उन्होंने इंटरैक्ट करवाया, इंस्टीट्यूशंस में लेके गए। और ये अगर फिजिकल एनवायरनमेंट नहीं होगा, मान लो अगर फिजिकल एनवायरनमेंट नहीं होगा तो टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूशंस का क्या काम होगा। मान लो अगर टेक्नोलॉजी नहीं होगी तो फिजिकल एनवायरनमेंट का क्या काम होगा। फिजिकल एनवायरनमेंट से तो आप खरीद लेकर आओगे ना रॉ मटेरियल, उसको प्रोसेस किस में करोगे, ठीक है। इंस्टीट्यूशंस का क्या काम होगा, कुछ प्रोसेस नहीं होगा तो आप क्या दुकानें लगाओगे, किस चीज़ की दुकान लगाओगे, ठीक है। मान लो इंस्टीट्यूशन ही नहीं होंगे तो आप कहाँ पर जाके बेचोगे सामान को, ठीक है। आप कहाँ पे जाके उस चीज़ की फैक्ट्री लगवाओगे। तो एक इंटरडिपेंडेंट, और अगर मान लो ह्यूमन बींग्स ही नहीं होंगे, ह्यूमन बींग्स ही नहीं है, तो फिजिकल एनवायरनमेंट से कौन सामान लाएगा, कौन टेक्नोलॉजी बनाएगा, कौन इंस्टीट्यूशंस लगवाएगा, ठीक है। तो ये एक बहुत इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप होता है, एक इंटरैक्टिव रिलेशनशिप होता है ह्यूमन बींग्स, नेचर और टेक्नोलॉजी के बीच में, ह्यूमन बींग्स, नेचर, टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशंस के बीच में। अच्छा, अब हाँ, वही बताया मैंने कि ह्यूमन बींग्स जो है वो नेचर के साथ इंटरेक्ट करते हैं, टेक्नोलॉजी के थ्रू इंटरेक्ट करते हैं और इंस्टीट्यूशंस बनाते हैं ताकि उनकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सके। ये सारा कुछ किस चीज़ के लिए कर रहे हैं, मैं अपने आप को ला रही हूँ, ये सारा कुछ कर रहे हैं डेवलपमेंट के लिए। इको का फर्स्ट चैप्टर है, उसमें पढ़ेंगे अच्छे से, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ है, हम ना बहुत बार समझते हैं कि रिसोर्सेज जो है ना फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर है। दे आर नॉट, फ्री गिफ्ट नहीं है, बहुत बहुत बड़ी कीमत है उनकी भाई, बहुत कीमत चुकानी पड़ती है उनकी। तो रिसोर्सेज फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर नहीं है। रिसोर्स तब बन पाते जब उन पे ह्यूमन काम करते हैं। मैंने आपको वही चीज़ बताई कि अगर हम इस चार्ट में से, जो ये चार्ट बन रखा है, अगर हम इस चार्ट में से ह्यूमन बींग्स को हटा दें तो फिजिकल एनवायरनमेंट टेक्नोलॉजी के साथ रिएक्ट नहीं कर पाएगा, टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूशंस के साथ रिएक्ट नहीं कर पाएगी और कुछ भी नहीं बनेगा, कुछ आउटपुट ही नहीं बनेगा। तो ह्यूमन बींग्स खुद भी एक एसेट है, ठीक है। ह्यूमन बींग्स खुद भी एक रिसोर्स है। ह्यूमन एज ए रिसोर्स पढ़ा है ना हमने, चैप्टर 2 था, हाँ, चैप्टर 2 ऑफ इकोनॉमिक्स क्लास 9 में पढ़ के आए हो, ठीक है। ह्यूमन बींग्स खुद भी एक रिसोर्स है, ठीक है। रिसोर्सेज तभी रिसोर्सेज बन पाते हैं जब उनके ऊपर ह्यूमन बींग्स काम करें। ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं, हमारे एनवायरनमेंट में जो चीज़ें बनती होती हैं
उनको ट्रांसफॉर्म करते हैं, इंस्टीट्यूशंस बनाते हैं, टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं और उनको खुद ही यूज़ करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम रिसोर्सेज को क्लासीफाई करते हैं अलग अलग तरीक़ों से, ठीक है। बहुत सारे तरीके होते हैं, हमारी बुक में 4 है और तो हम 4 ही पढ़ेंगे। और ये जो पूरा टॉपिक था ना, ये हमारे बुक में पिछली बार डिलीटेड था, बट इस बार पता नहीं डिलीटेड होगा कि नहीं होगा, बट आई डोंट नो। सबसे पहला ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन मतलब कि कहाँ से वो चीज़ आई है, हम कहाँ से ओरिजिनेट हुए हैं, हमारा ओरिजिन क्या है, ठीक है। तुम कहाँ से बिलोंग करते हो, तो वो चीज़, तो उस पे है बायोटिक और एबायोटिक। मैं छोटा सा तुम लोगों को बता रही हूँ क्योंकि डिटेल में अगले सेशन में बताऊँगी। बायोटिक मतलब जो जीवित है, एबायोटिक जो जीवित नहीं है, ओके। एग्जॉस्टिबिलिटी की, एग्जॉस्टिबिलिटी मतलब कि टाइम पीरियड ऑफ यूज़, कि आप उस चीज़ को कितने टाइम तक यूज़ कर सकते हो, उसके बेसिस पे रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल, जिस चीज़ को हम रिन्यू कर सकते हैं और जिसको रिन्यू नहीं कर सकते। नेक्स्ट ओनरशिप की, कौन उसको ओन करते हैं। मतलब मुझे ये सबसे ईजी लगता है, सबसे ज़्यादा ईजी लगता है मुझे ये, कि ओनरशिप के बेसिस पे क्या करोगे। इंडिविजुअल, ये मेरा चश्मे, तो ये मेरा खुद का रिसोर्स है, ये मेरा टॉप है, मेरा खुद का रिसोर्स है, ठीक है। ये मेरा फ़ोन है, ये मेरा खुद का रिसोर्स है, ठीक है। तो ये इंडिविजुअल रिसोर्स होगा। कम्युनिटी कि बहुत सारे घरों ने मिलके, हाउसिंग सोसाइटीज़ ने मिलके एक पार्क बनवा दी, वो उनका कम्युनिटी रिसोर्स हो गया। बरियल ग्राउंड्स हो गए विलेजेस में, पॉन्ड्स हो गए, लेक्स हो गए, जो वो ना जोड़ कहते हैं ना लैंग्वेज, मतलब मुझे नहीं पता बाकी जगह क्या कहते हैं, हमारे हरियाणा में जोड़ कहते हैं, जहाँ पे भैंसों को नहीं लाते तो जोड़ बनवा दिए। सारा कम्युनिटी रिसोर्स में आते हैं। नेशन, सारे रिसोर्स तो है ही नेशन के, चाहे वो ट्रेन हो, रोड्स हो, बसेस हो, फॉरेस्ट हो, वाइल्ड, सब कुछ नेशन का है। और जो चीज़ नेशन की नहीं है उसका तो इंटरनेशनल है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, ठीक है। इस इंटरनेशनल और नेशनल पे थोड़ी सी एक दिक्कत आएगी, उसके लिए ही मैंने ये PDF वगैरह बनाया। अच्छा, स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, ये बहुत कंफ्यूजिंग है और इम्पॉर्टेंट भी है। सॉरी, मैं इसको ना एक वो कर देती हूँ। ये जो है ना सबसे इम्पॉर्टेंट है, स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, मतलब क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन बहुत होती है, बहुत गंदे वाली कन्फ्यूजन होती है, ठीक है। इसमें आता है पोटेंशियल, कि उस कहते हैं ना बच्चे के अंदर पोटेंशियल बहुत है लेकिन वो कर नहीं पा रहा, वैसे ही उस रिसोर्स के अंदर पोटेंशियल बहुत है। जैसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, पोटेंशियल बहुत है कि आपको बहुत सारी एनर्जी दे सकते हैं लेकिन वो यूज़ नहीं किया जा रहा, ठीक है। सेकेंड आता है डेवलप्ड। डेवलप्ड तो भाई वो रिसोर्सेज जिनको हम इतना ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं, उनकी हमने क्वांटिटी एस्टिमेट कर ली, क्वालिटी एस्टिमेट कर ली, उनका सर्वे हो गया, सब कुछ हो गया, इवन हम उनको ख़त्म करने की कगार पे आ चुके, जैसे कि फॉसिल फ्यूल्स, जैसे कि कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये सब होता है डेवलप्ड में। अच्छा, स्टॉक और रिजर्व, इन दो में बहुत कन्फ्यूजन होती है, तो इन दो को मैं उसी टाइम समझाऊंगी, अभी समझाने बैठ के तो बहुत लंबा चला जाएगा, जैसे अभी जा ही रहा है लंबा, ठीक है। अच्छा, ये एक छोटा सा चार्ट दे रखा है कि रिसोर्सेज हैं, रिसोर्सेज एक तो नेचुरल हो गए, एक ह्यूमन रिसोर्सेज हो गए। नेचुरल रिसोर्सेज में रिन्यूएबल हो गए और नॉन रिन्यूएबल हो गए, ठीक है। ह्यूमन रिसोर्स में स्ट्रक्चर्स और इंस्टीट्यूशंस जो हम लोग खुद से बनाते हैं, इंस्टीट्यूशंस, क्वांटिटी और क्वालिटी, तो इस वजह से हमारे सिलेबस में आता नहीं है इतना, बट फिर भी एक बार पढ़ लेते हैं। मैंने आज तक ये चार्ट देखा नहीं है, ओके। कॉन्टीन्यूस और अच्छा, रिन्यूएबल में दो चीज़ें होती है। कॉन्टीन्यूस मतलब जो कंटिन्यू होता है, जैसे विंड है, चलती रहेगी, हवा तो चलती रहेगी, पानी है, पानी तो आता रहेगा, ठीक है। वैसे पानी के ऊपर हम एक अलग चैप्टर में बात करेंगे। बायोलॉजिकल में दो आते हैं, नेचुरल और वाइल्ड लाइफ। नेचुरल मतलब कि वेजिटेशन, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, ठीक है। नॉन रिन्यूएबल में आते रिसाइक्लेबल, नॉन रिसाइक्लेबल, जैसे मेटल है, मेटल को पिघला के आप दूसरा मेटल बना सकते हो, अलॉयज बना सकते हो। नॉन रिसाइक्लेबल जैसे फॉसिल फ्यूल्स को पिघला के थोड़ी कुछ बना सकते हो। तो अभी तो यही था, एंड थैंक यू। जो टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, जो इतना मैंने आपको इतनी राम कहानी सुनाई, ये वाली कौन से वाली, ये जो ये पूरी राम कहानी मैंने आपको कहा है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पूरा की पूरा हम लोग करेंगे अगले पार्ट में, अगली वीडियो में, और ये आज ही वीडियो आएगी तुम लोगों की, ठीक है। तो इसका ये जो PDF है, ये जो पूरा PDF मैंने बना रखा है, PDF नहीं सॉरी, जो ये पूरी PPT है, इसका PDF तुम लोगों को मिल जाएगा जब मैंने लिखा है हैंड रिटन, ठीक है। उसका तुम्हें PDF मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे तुम लोग, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूँगी टेलीग्राम चैनल का, उससे ज्वाइन कर सकते हो और कर लो यार, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। या फिर सर्च कर सकते हो टेलीग्राम पे क्लास 10 2023-2024, मेरी फ़ोटो आ जाएगी। एंड दैट्स इट, बाय गाइज, आई होप आप लोगों को सब अच्छा लगा हो, ठीक है। अब आप इतने एंड तक आई गए हो, और अगर आपको समझ में सारा आ गया जितना मैंने समझाया, तो आप क्या लिखोगे कमेंट में,
सिस्टम। अगर समझ में आया तो लिखना सिस्टम, ठीक है। सो अगर किसी ने ये एंड तक वीडियो देख भी लिया तो लिख देना कमेंट में सिस्टम, ठीक है। सो मैं हट गई, 20 मिनट ही हो, इतनी ढूंढी होगी, देख लो कैसे पढ़ा रही हूँ मैं, हाय हाय। ओके, सो दैट्स इट फॉर नाउ एंड थोड़ी देर में मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ। टिल देन टेक योर केयर, बी सेफ, डोंट बी एट योर होम, इधर उधर घूमो फिरो, बट पढ़ लेना एंड बाय बाय। एक बार ये एनसीईआरटी रीडिंग ज़रूर ले लेना जो मैंने एक बार पढ़ाया, उसके बाद नेक्स्ट पार्ट आ जाएगा।